Hello everyone, let's start with chapter number 10, that is gravitation. So I would be covering some MCQs based on chapter 10. So let's start with it. First one says two objects of different masses falling freely near the surface of moon would have same velocities at any instant, have different accelerations, experience forces of same magnitude, undergo a change in their inertia. जब भी हमारे दो ऑब्जेक्ट और यहाँ पे उन्होंने हमें एक इंफॉर्मेशन दी हुई है कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट तो हैं और उनके मासेस कैसे हैं, डिफरेंट मासेस हैं। तो जब भी हमारे ऑब्जेक्ट अंडर फ्री फॉल होते हैं तो उसका जो एक्सेलरेशन होता है इट डिपेंड्स ओनली ऑन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहाँ पे एक्सेलरेशन का ही रोल होता है और किसी का रोल नहीं है, मास का कोई रोल नहीं है यहाँ पे। तो चाहे उनके पास जैसे मर्जी मासेस हो, जो ऑब्जेक्ट होगा अंडर फ्री फॉल उसके हमेशा जो वेलोसिटीज होंगी दे विल बी इक्वल। जो VA होगा, जो VB होगा, इट विल बी इक्वल। मास तो हमारे अलग अलग है। मान लो मैंने MA ग्रेटर ले लिया MB से, उससे वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। वेलोसिटी हमेशा हमारी सेम रहती है अंडर फ्री फॉल। सो आंसर A इज द राइट ऑप्शन आउट ऑफ दीज फोर। लेट्स मूव ऑन. It says the value of acceleration due to gravity is same on equator and poles, is least on poles, is least on the equator, increases from pole to equator. So जैसे आपको पता है कि हमारे पास दो पोल होते हैं, दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल। सो यहाँ पे बीच में हमारे पास इक्वेटर होता है। सो वो हमसे जानना चाहते हैं कि कहाँ पे कौन सा सही ऑप्शन दिया हुआ है हमें अकॉर्डिंग टू वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। इक्वेटर पे ज्यादा है, पोल पे ज्यादा है या कम है, उसके हिसाब से हमें पता है। तो जो पोल होता है, अगर मैं बात करूँ पोल की, तो वहां पे जो एक्सेलरेशन होता है वो काफी ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू इक्वेटर। तो सबसे कम आपको एक्सेलरेशन की जो वैल्यू मिलेगी इट विल बी ऑन द इक्वेटर। सो यहाँ से हमारा आंसर जो निकल के आता है इट इज C। सो यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना कि जो हमारा एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है इक्वेटर पे इट इज एक्चुअली लीस्ट। सो दिस इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 2. लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 3. It says the gravitational force between two objects is F. If masses of both objects are halved without changing distance between them, then the gravitational force would become. So कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं और हमसे जानना चाहते हैं कि क्या चेंज आएगा उसके अंदर। तो होता क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम। तो m1 और m2 में चेंज आ रहा है। सो m1 और m2 में क्या चेंज आ रहा है कि m1 को भी इन्होंने हाफ कर दिया, m2 को भी इन्होंने हाफ कर दिया एंड d स्क्वायर। तो होगा क्या यार, ये जो दो 2 into 2 है ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 4 आ जाएगा और जो हमारा 4 होगा वो कहाँ आ जाएगा, नीचे की तरफ। दिस विल बी 4 d स्क्वायर। सो आप देख सकते हैं कि मास में क्या डिफरेंस आया, 4 नीचे की तरफ आ गया, एड ऑन हो गया यहाँ पे। अगर इनिशियल वैल्यू देखो और जो लास्ट वाली वैल्यू देखो उसमें फर्क क्या नजर आ रहा है। सो इसमें और इसमें फर्क क्या है कि हमारे नीचे 4 आ गया। सो इसका मतलब जो हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स है वो डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगी, फोर्थ ऑफ ओरिजिनल वैल्यू। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन है आपका ए। नेक्स्ट आता है आपका, बॉय इज whirling a stone tied with a string in a horizontal circular path. If the string breaks, the stone will continue to move in a circular path, will move along a straight line towards the center of the circular path, will move along a straight line tangential to the circular path, will move along a straight line perpendicular to the circular path away from the boy. So यहाँ पे होगा क्या कि हमारा जो मूवमेंट होगा इट विल बी along a straight line tangential to the circular path. अगर आप अपनी बुक में भी देखेंगे तब भी वही लिखा हुआ है, टेंजेंशियल मोशन होता है।
जब भी सर्कुलर पाथ में होता है। टेंजेंशियल का मतलब होता है कि जैसे उन्होंने बोला सर्कुलर पाथ पे है, जो मूव करवा रहे हैं स्टोन को बच्चा, तो ऐसा कुछ पाथ है। तो एकदम से जैसे ही उसकी स्ट्रिंग टूटेगी, मान लो यहाँ से टूट गई, तो होगा क्या, जो स्टोन होगा वो ऐसे मूव करना शुरू कर देगा। दिस इज अ टेंजेंट टाइप विद रिस्पेक्ट टू सर्कल। तो ये टेंजेंट जैसा नजर आ रहा है, तो टेंजेंशियल पाथ वो फॉलो करेगा आफ्टर अ सर्कुलर पाथ। सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन हियर। Let's move on to question number 5. It says an object is put one by one and three liquids have different densities. The object flowed with 1 by 9, 2 by 11 and 3 by 7 parts of their volumes of outside the liquid surface and in liquids of densities D1, D2 and D3 respectively. Which of the following statement is correct? तो हमें बेसिकली ये बताना है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में देखना है कि कौन सा सबसे बड़ी डेंसिटी है और कौन सी छोटी। तो हमारे पास तीन टर्म्स है, 1 by 9, नेक्स्ट इज 2 by 11 एंड थर्ड इज 3 by 7। तो 9, 11 और 7 का आप एलसीएम ले लोगे और एलसीएम 9, 11, 7 का आ जाएगा 693। सो पहली टर्म हमारी 693 हो गई। 9 को अगर आपको 693 बनाना है, सो आपका हो जाएगा यहाँ पे 77 से मल्टीप्लाई। इसी तरह आपको 693 नीचे बनाना है, 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 2 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो दिस विल बी 693 एंड 126 एज न्यूमरेटर। तो यहाँ पे हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 63 से। नेक्स्ट हो जाएगा आपका अगेन 693, ऊपर आ जाएगा आपका 297। 99। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास अरेंजमेंट हो गया है 77 693, 126 693, 297 over 693। सो हम क्या करते हैं, इनको अरेंज कर देते हैं, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में। तो होगा क्या यार, डेंसिटीज असेंडिंग ऑर्डर में कैसे नजर आ रही है हमें, दैट D1 is lesser than D2, D1 is lesser than D2 and D2 is lesser than D3। सो हमारा ऑप्शन हो जाएगा इसमें से डी पार्ट। सो कुछ नहीं करना था, बस हमें एलसीएम लेना था और ये देखना था कि कौन सा सबसे बड़ा है, कौन सा सबसे छोटा। दैट्स इट। सो इन द रिलेशन F is equal to G M M D square, the quantity G किसके ऊपर डिपेंड करती है। So G हमें पता है, it is actually a universal constant of nature given by Newton and also known as universal gravitational constant। तो हमारा basically जो quantity G है, it is actually a universal constant of nature, that is part D, and its value is 6.6 into 10 raised to power minus 11 Newton meter square minus 2 meter square and kg minus 2. Let's do next one. It says law of gravitation gives the gravitational force between the earth and a point mass only, the earth and sun only, any two bodies having some mass, and last is two charged bodies. So it is actually for any two bodies। ऐसा मत समझना कि सिर्फ हम अर्थ और सन के लिए निकाल सकते हैं, अर्थ और पॉइंट मास के लिए निकाल सकते हैं। इट कैन बी फॉर एनी टू बॉडीज हैविंग सम मासेस। और बस ये होता है उसकी कंडीशन कि उन मासेस में कुछ डिफरेंस होना चाहिए, मतलब कि वन मस्ट बी ग्रेटर देन अदर। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 8। इट सेज वैल्यू ऑफ क्वांटिटी G in the law of gravitation depends on the mass of earth only, depends on the radius of the earth only, depends on the both mass and radius of the earth, and is dependent of mass and radius of the earth।
तो होता क्या है हमारा कि डिपेंडेंसी किस पे नजर आती है, मास पे भी आती है, और मतलब जी जो होता है इट इज एक्चुअली इंडिपेंडेंट ऑफ मास एंड रेडियस ऑफ द अर्थ। सो कभी भी ये मत समझना कि जी की वैल्यू हमारी मास और रेडियस पे डिपेंडेंट होती है। इट इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट ऑफ मास एंड रेडियस ऑफ द अर्थ, क्योंकि वो किसी के लिए भी एग्जिस्ट कर सकती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अर्थ की बात करते हैं हम यहाँ। अभी हमने पढ़ा था कि वो किसी भी बॉडीज के लिए है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो मास, रेडियस और अर्थ के ऊपर डिपेंडेंट है। चाहे वो कोई भी हो ऑब्जेक्ट, ऐसा नहीं है कि मास होगा अर्थ का हम उससे कैलकुलेशन करेंगे, रेडियस ऑफ अर्थ से कैलकुलेशन करेंगे। नो, इट इज इंडिपेंडेंट। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 9. It says two particles are placed at some distance if the mass of each of the two particles is doubled. Keeping the distance between them unchanged, the value of gravitational force between them will be. तो F हमारा क्या होता है? G m1 m2 over r square. G masses हमारे क्या हो गए? ट्वाइस हो गए, 2m1 2m2 over r square. So यहाँ पे 2 और 2 4 हो जाएगा आपका, इट विल बी 4g m1 m2 r square. हमने किया क्या है, हमने मासेस को बस डबल किया, 2m1 2m2 दैट्स इट, और 2 और 2 4 हो गया हमारा। अब इनिशियल वैल्यू तो सिर्फ हमारी ये थी ना, उसके साथ टाइम क्या हो गया 4। सो जो हमारा फोर्स है वो फोर्स 4 टाइम न्यू फोर्स के इक्वल हो गया। सो दिस इज B part 4 times. So ऐसे वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ योर एग्जामिनेशन, तो इनको अच्छे से करें। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10. इट सेज द एटमॉस्फेयर इज हेल्ड टू द अर्थ बाय ग्रेविटी, विंड, क्लाउड्स, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो जो एटमॉस्फेयर है हमारे अर्थ का, इट इज हेल्ड टुगेदर बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट इज A part. 11th is the force of attraction between two unit point masses separated by a unit distance is called gravitational potential, acceleration due to gravity, gravitational field, or it is universal gravitational constant. So जो अगर हमारा देखो सिंपल सा कैलकुलेशन है, F is equal to G m1 m2 r square. अब m1 भी यूनिट है, यूनिट का मतलब होता है 1, m1 भी 1 है, m2 भी 1 है, r डिस्टेंस बिटवीन टू यूनिट मासेस भी 1 है। सो हमारा आंसर क्या आएगा, F इज इक्वल टू G. सो इसका मतलब जो फोर्स होगा इट विल बी इक्वल टू यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, दैट इज G. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. इट सेज the weight of an object at the center of the earth of radius r is. सो हमसे पूछा जा रहा है कि वेट कितना होगा ऑब्जेक्ट का एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। सो बेसिकली 0 ही होगा, क्योंकि अगर आप देखो वेट होता क्या है, mg होता है, और हमारा सेंटर पे जो ग्रेविटेशनल होता है इट इज 0, g इज 0. सो अगर g 0 है तो हमारा वेट कितना होगा, इट वुड बी 0, क्योंकि acceleration due to gravity is 0 at the center of the earth. So therefore the weight will be 0 as well. So option A is the right option here again. Let's do question number 13. It says an object weighs 10 Newton in air. Weight दिया हुआ है, when immersed fully in water it weighs only 8 Newton. अब जब उसको पानी में डाल दिया तो उसका वेट कितना हो गया, 8 Newton. The weight of the liquid displaced by the object will be. It is very simple. So आपने करना क्या, weight in air minus weight in water. It will be 10 Newton minus 8 Newton. It equals 2 Newton. That's it. Let's do question number 40. It says a girl stands on a box having 60 centimeter length, 40 centimeter breadth and 20 centimeter width
in 3 ways. In which of the following cases pressure exerted by the brick will be? So यहाँ पे उन्होंने पूछा है कि किस साइड पे सबसे ज्यादा प्रेशर लगेगा. So मैक्सिमम जो प्रेशर लगेगा वो आपका लगेगा ब्रेड्थ वाली जगह पे और विड्थ वाली जगह पे. अब इसका आंसर मैक्सिमम वाला बी पार्ट है, लेकिन होता क्यों है ऐसा? क्योंकि हमारा जो प्रेशर होता है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया. सो एरिया अगर हम बढ़ाते हैं तो प्रेशर हमारा कम हो जाता है. अगर मैं एरिया कम कर रही हूँ तो मेरा प्रेशर क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा. तो मैक्सिमम प्रेशर हमारा कहाँ पे लगेगा? ब्रेड्थ एंड विड्थ वाली जगह पे, क्योंकि उन्होंने हमें बताया गया है कि इट इज टूवर्ड्स ब्रेड्थ एंड विड्थ फॉर्म द बेस. क्योंकि बेस कौन बना रहा है हमारा? ब्रेड्थ और विड्थ. तो मैक्सिमम जो लगेगा नीचे की तरफ लगेगा ना. सो दैट्स व्हाई दिस इज द आंसर. Let's do question number 15. It says an apple falls from a tree because of gravitational attraction between the earth and apple. If F1 is the magnitude of force exerted by the earth on the apple, F2 is the magnitude of force exerted by apple on earth, then F1 is very much greater than F2. F2 is very much greater than F1. F1 is only greater than F2. F1 and F2 are equal. तो होता क्या है यार, हमने पढ़ा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमें पता है इट स्टेट्स एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. सो यहाँ पे भी यही होगा कि अगर हमारा F1 और F2 एक दूसरे को एक्सर्ट कर रहे हैं तो वो दोनों इक्वल होने चाहिए, तभी वो एक दूसरे को एक्सर्ट कर पाएंगे. सो देयरफॉर you can say that F1 and F2 are equal according to third law of motion. So answer D is the right option here. I hope you liked the video. So please like, share and subscribe to our channel for more such videos, and I will be updating more MCQs on other chapters as well. Thank you for watching.